तो बहरहाल ये 3 बातें थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, भारत में इस्लामी राज्य किस तरीके से आया और उस इस्लामी राज्य की शुरुआत कैसे हुई। क्लियर? तो जैसा कि पिछली क्लास, कल हमारी क्लास में शिक्षा पर बात नहीं हुई थी, लेकिन परसों हमने शिक्षा पर बात की थी और हमने बात की थी महमूद गजनबी ने जो भारत पर 17 आक्रमण किए थे। उन 17 आक्रमण में कन्नौज का आक्रमण, ग्वालियर और कालिंजर का आक्रमण और सोमनाथ का आक्रमण बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें बहुत सारे लोगों को उन्होंने लूटा गजनबी ने। और गजनबी लूट के चला गया, लेकिन उसके लगभग 150 पौने 200 साल बाद भारत पर असली खतरा आया। तब तक हालांकि कुछ शक्तियां अपने आप में उभर चुकी थी, जैसे राजस्थान में और दिल्ली पर चौहान वंश के राजाओं का राज था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम काफी प्रसिद्ध है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो हमारा कन्नौज है उस पर गहड़वाल वंश के राजाओं का राज था। इसी तरीके से भारत में छोटी छोटी जो शक्तियां थी वो राज कर रही थी। बेसिकली दिल्ली की मैं आपको स्थापना बता दूं, दिल्ली की जो स्थापना है वो अनंगपाल तोमर नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जो तोमर वंश का था। अनंगपाल तोमर, उसने दिल्ली की स्थापना की थी। बाद में चल करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था किसने? चौहानों ने। तो जब मोहम्मद गौरी भारत पर आया तो उस समय गुजरात, राजस्थान और दिल्ली पर और हरियाणा का जो एरिया है उस पर चौहान वंश की सत्ता थी। कन्नौज में गढ़वाल थे। उसके अलावा यदि हम देखें तो गुजरात में चालुक्य वंश के राजा थे। तो अब हम सबसे पहले आते हैं कि कैसे कैसे मोहम्मद गौरी ने शुरुआत की और मोहम्मद गौरी था कौन। बेसिकली मोहम्मद गौरी गोरू के रहने वाला था और गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के भाई के रूप में उसने अपनी सेवाएं देना आरंभ किया था सेनापति के रूप में। उसका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। सबसे पहले उसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था और मुल्तान उस समय भारत में हुआ करता था। आज हम अगर किसी भी पाकिस्तान के शहर का नाम लेते हैं तो आप समझ जाइए कि वो उस समय भारत में था। तो 1175 में उसने सबसे पहले मुल्तान पर हमला किया और मुल्तान को जीत लिया। उसके बाद 1178 में वो आया मोहम्मद गौरी और उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। मुल्तान से थोड़ा ही आगे गुजरात है, लेकिन गुजरात में चालुक्य वंश के राजा भीम द्वितीय ने उसको हरा दिया पूरी तरीके से और गौरी के हौसले पस्त हो गए, वो भाग गया। उसके बाद गौरी ने फिर गुजरात में हमला करने की कोशिश नहीं की। वो समझ गया कि यहां जीतना मुश्किल है, तो उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया और अब गौरी आया भारत में दिल्ली पर हमला करने के लिए। और दिल्ली पर उस समय चौहान वंश का शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं या राय पिथौरा भी कहते हैं, वो शासन कर रहा था। तो पृथ्वीराज को जब ये खबर मिली कि गौरी आक्रमण करने वाला है तो वो भी अपनी सेनाएं लेके आगे बढ़ा और तराइन नामक एक जगह पड़ती है, तराइन में उसका युद्ध हुआ 1191 में। और 1191 में तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गौरी पराजित हो गया। तो मोहम्मद गौरी की दूसरी पराजय थी। मोहम्मद गौरी 1175 में राजा भीम द्वितीय से हार चुका था, सोलंकी चालुक्य वंश के राजा से, और 1191 में वो उसे दोबारा हार का सामना करना पड़ा। तो मोहम्मद गौरी को लगा कि भारत को जीतना बहुत मुश्किल है और वो चला गया वापस। लेकिन कहते हैं ना कि हर जो है असफलता आपको सिखाती है, हर असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। वो गुजरात में हार चुका था, वो 1191 की पहली लड़ाई तराइन की हार चुका था, लेकिन फिर से उसने अपने विजय अभियान की तैयारी की, अपनी सेना को संगठित किया, अपनी रणनीति बनाई और दोबारा फिर से आकर के 1 साल बाद 1192 में वो तराइन के मैदान में फिर आ गया और पृथ्वीराज चौहान फिर अपनी सेनाएं लेकर के गया। तो तराइन में भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद उसने पूरा राजस्थान, दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। और पृथ्वीराज चौहान को उसने बंदी बना लिया। बाद में पृथ्वीराज चौहान के बेटे को कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा दे करके उसके सारे एरिया को, सारे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और अपने प्रमुख सेनापति के रूप में उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया।
किसने? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आधिपत्य किया। और इसकी सूचना कहां से मिलती है? हमें अजमेर से ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर एक तरफ पृथ्वीराज है तो दूसरी तरफ उस पर मोहम्मद शाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ मोहम्मद शाम खुदा हुआ है। इसका मतलब है कि मोहम्मद गौरी ने उसको हरा करके उसके सिक्कों पर अपनी मोहर और अपने वो है प्रतीक को उसने उस पर छपवाया होगा, अंकित करवाया होगा, तभी लिखा हुआ है। क्लियर? उसके बाद 3 साल बाद 1194 में उसने फिर कन्नौज पे लड़ाई की, कन्नौज। और मोहम्मद गौरी कन्नौज पर सिरा लेके गया और कन्नौज पर उसने उस समय गहड़वाल वंश का राज्य था, जिसका राजा था राजा जयचंद। गहड़वाल वंश का राजा जयचंद। और मोहम्मद गौरी ने 1194 में राजा जयचंद को इटावा के पास एक जगह पड़ती है चंदावर, कन्नौज और दिल्ली के बीच में इटावा पड़ता है, मतलब कन्नौज से थोड़ा पहले, वही इटावा जिले में एक मैदान है, उसका नाम है चंदावर। अब तो खैर कोई छोटा मोटा गांव रहा होगा, लेकिन इटावा के पास जगह पड़ती थी चंदावर। और चंदावर में लड़ाई हुई और उस लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त कर दिया। तो एक तरीके से कन्नौज से लेकर के पूरा राजस्थान तक का और हरियाणा का, पंजाब का और पाकिस्तान का सारा हिस्सा किसके कब्जे में आ गया? मोहम्मद गौरी के। तो एक तरीके से उत्तर भारत में मोहम्मद गौरी ने अपनी सत्ता स्थापित कर दी। और उसके बाद भारत में फिर कभी कोई हिंदू राजा आगे चल करके भारत का राजा नहीं बन सका। पूरा हम इतिहास पढ़ेंगे, छोटे छोटे राजा रह जाएंगे, छोटे छोटे राजवंश रह जाएंगे। जैसे आप देखेंगे अकबर के समय में कुछ राजपूत वंश होंगे, राठौड़ होंगे, कछवाए होंगे, ऐसे आपको वंश मिलेंगे, लेकिन कोई बड़ी शक्ति के रूप में आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? उसके बाद आगे अगर हम देखें तो मोहम्मद गौरी के बारे में उसने 1194 के बाद गौरी ने 2 लोगों को अपनी सत्ताएं सौंप दी, 2 लोगों को अपनी सत्ताएं सौंप दी, 2 लोगों को सेनापति बना दिया। एक तो था वही कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बाद में चलकर उसका उत्तराधिकारी बनेगा, और एक व्यक्ति था, उसका नाम था बख्तियार खलजी। एक व्यक्ति था बख्तियार खलजी। तो मोहम्मद गौरी के बाद बख्तियार खलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजय का मोर्चा संभाला और ये लोग जीतते चले गए। जो बख्तियार खलजी था उसने बंगाल को जीता। बंगाल के राजा था उस समय राजा लक्ष्मण सेन। आप लोगों ने कुछ लोगों के नाम सुने होंगे, सेन अभी भी जो है बंगाल में होते हैं, जैसे अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, कई लोगों का सरनेम सेन होता है। तो उस समय आपको याद होगा कि पिछली जब हमने चर्चा की थी इतिहास में, तो वहां पाल वंश की सत्ता थी जब कन्नौज के लिए लड़ाई हुई थी। तो जब पाल वंश खत्म हो गया था तो कन्नौज बंगाल में एक नए वंश की सत्ता स्थापित हुई थी जिसको कहा जाता है सेन वंश। और सेन वंश का राजा था राजा लक्ष्मण सेन। उसको पराजित किया बख्तियार खलजी ने। और बख्तियार खलजी ने एक और बुरा काम भारत में क्या किया कि उसने नालंदा, विक्रमशिला और एक बंगाल में बौद्ध मठ था ओदंतपुरी, इन तीनों को जला करके नष्ट कर दिया। तो भारत में जो एक ज्ञान का भंडार जो था नालंदा में और विक्रमशिला में, इस ज्ञान के भंडार को जलाने का, बर्बाद करने का काम किया बख्तियार खलजी ने। और बख्तियार खलजी कौन था? मोहम्मद गौरी का एक सेनापति। तो इस तरीके से उसने भारतीय ज्ञान को नष्ट कर दिया। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 ईस्वी में कालिंजर पे हमला किया। कालिंजर पे आपको याद होगा कि कालिंजर जो था वो चंदेलों की राजधानी था। चंदेलों की राजधानी था, राजा परमार्दी देव हुआ करते थे। और राजा परमार्दी देव और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। उस लड़ाई में आपने देखा था कि आला और ऊधल का भी प्रसंग मिलता है। तो उसी कालिंजर पर, कालिंजर बेसिकली चंदेल राजाओं की राजधानी था, कालिंजर महोबा। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1203 में हमला किया और कालिंजर को जीत लिया। तो अब वो कहां तक पहुंच गए? बंगाल, बिहार भी उनके कब्जे में आ गया। इधर ग्वालियर, महोबा, कालिंजर यानी बुंदेलखंड का बहुत बड़ा हिस्सा उनके उसमें आ गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के समय में पूरा उत्तर भारत इस्लामी सत्ता का गुलाम बन गया, इस्लामी सत्ता के अधीन आ गया। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। तो मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था, मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था वो 3 भागों में बांट दिया गया। क्योंकि उसका कोई बेटा नहीं था और ये सारे के सारे जो लोग थे वो उसके गुलाम थे। इसलिए जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी
तो पहले वंश का नाम ही गुलाम वंश होगा, क्योंकि ये सब दास थे। पहले दास का बहुत ज्यादा क्रय विक्रय होता था, दास खरीदे जाते थे और उनको सेवाओं में रखा जाता था। कई तरह के दास थे, कुछ सैनिक बनते थे, कुछ घर के काम करते थे, तमाम तरह के पहले दास खरीदे जाते थे। क्लियर। सो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके राज्य को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। कौन से 3 हिस्से थे? जो भारतीय क्षेत्र था, यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, बिहार और बुंदेलखंड, ये जो सारा क्षेत्र था ये कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। किसको मिला? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद जो गजनी था, आपको पता है ना कि गजनी और गोर 2 जगह थी। तो गजनी पर उसका भाई राज करता था और गोर पे मोहम्मद गौरी राज करता था। आगे चल करके उसके भाई की जब मृत्यु हो गई और मोहम्मद गौरी की भी मृत्यु हो गई, तो गजनी का जो राज्य था, गजनी आज भी है अफगानिस्तान में, गजनी का राज्य दे दिया गया किसको? यल्दौज। ये बाद में यल्दौज हमको मिलेगा, यल्दौज हमें आगे मिलेगा, इल्तुतमिश के समय विद्रोह करेगा ये। तो ये राज्य दे दिया किसको? यल्दौज को। उसके अलावा जो सिंध का एरिया था, यानी जिसको हम दक्षिणी पाकिस्तान कहते हैं, सिंध है, मुल्तान, उधर का जो एरिया है, कराची वाला एरिया, वो सारा का सारा क्षेत्र दे दिया गया कुबाचा को। तो 3 आदमी हमको मिलेंगे। गौरी के साम्राज्य के उत्तराधिकारी, भारत का राज्य जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास और यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक डालेगा भारत में गुलाम वंश की नींव। और जो गजनी है, गजनी चला जाएगा यल्दौज नाम के व्यक्ति के पास, वो भी दास था, वो वहां से शासन करेगा। और जो दक्षिणी पाकिस्तान है, जिसको कराची सिंध का एरिया है, वो चला जाएगा कुबाचा के पास। ये कुबाचा विद्रोह करेगा, यल्दौज भी विद्रोह करेगा। ये कुबाचा और यल्दौज दोनों विद्रोह करेंगे, जिनकी चर्चा हम आगे देखेंगे। क्लियर। तो कुल मिलाकर के ये शासन की स्थापना हो गई। और अब भारत की जो शासन है, चौहान, सोलंकी सब खत्म हो गए, गढ़वाल सब खत्म हो गए। अब दिल्ली राजधानी बन गया मुसलमान शासकों की। और मुसलमान शासकों में पहला जो वंश था, क्योंकि वो एक दास था, इसलिए इस वंश को गुलाब या स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, गुलाम वंश या स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन मिलेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, सुल्तान और बलबन, ये हमको मिलेंगे इसमें। उसके बाद खिलजी वंश आएगा, खिलजी वंश भारत पर राज करेगा। फिर उसके बाद तुगलक वंश आएगा, तुगलक वंश के जो शासक राज करेंगे। और तुगलक के बाद सैयद वंश आएगा, कुछ सैयद वंश के राजा राज करेंगे। उसके बाद भारत में लोदी वंश आएगा, जिसमें सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, ये लोग राज करेंगे। उसके बाद भारत में आएगा मुगल वंश, और मुगल वंश बहुत लंबे समय तक भारत पर राज करेगा। मुगलों से पहले जो लोग शासन करते हैं वो अधिकांश तुर्की हैं या अफगान लोग हैं, या तो तुर्की मूल के हैं या अफगान लोग हैं। और दिल्ली में वो जो लोग राजा जो शासन करेंगे उनको बादशाह नहीं कहा जाएगा, इनको क्या कहा जाएगा? इनको सुल्तान कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खलीफा की सत्ता को मानते थे, जो अरब का खलीफा होता था उसकी सत्ता को मानते थे। इसलिए दिल्ली जो सल्तनत है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और इब्राहिम लोदी तक, जब तक भारत में बाबर नहीं आएगा तब तक जो है उसको हम दिल्ली सल्तनत कहेंगे। और दिल्ली सल्तनत के सारे जो शासक हैं इन सबको सुल्तान कहा जाएगा, इनमें से किसी भी व्यक्ति को बादशाह नहीं कहा जाएगा। मुगल ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने खलीफा की सत्ता को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और मुगलों ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। इसलिए मुगल अपने आप को बादशाह कहते थे, मुगल अपने आप को बादशाह कहते थे, वो किसी खलीफा की सत्ता को नहीं मानते थे। तो एक तरीके से जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास सांकेतिक रूप से खलीफा की सर्वोच्चता को मानता था। और पूरा जो इस्लामी जगत है, पूरा जो मुस्लिम जगत है, वो खलीफा को अपना सांकेतिक हेड मानते थे, खास करके रिलीजियस और कल्चरल हेड। कई मामलों में वो अपना इंपीरियल हेड भी उनको सिंबॉलिकली मानते थे। तो दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हैं वो सारे के सारे सुल्तान ही कहलाएंगे, कोई बादशाह नहीं कहलाएगा। और सब के सब जो खलीफा है उसकी सत्ता को मानते रहेंगे और सांकेतिक रूप से उसके प्रति आदर और सम्मान प्रकट करते रहेंगे। क्लियर। अब हम आते हैं आगे कि आगे दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, क्यों हारा पृथ्वीराज चौहान, क्यों जो है खलीफा का अर्थ क्या है? पुरुषोत्तम लोधी ने कहा है खलीफा बेसिकली क्या था, कि हमने एक बार चर्चा की थी कि इस्लाम के जो पैगंबर थे उनका नाम था मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब ने यह कहा कि मैं अल्लाह का अंतिम संदेशवाहक हूं, अंतिम मैसेंजर हूं, और मुझे अल्लाह ने ज्ञान दिया है, मेरे बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं होगा।
तो पैगंबर की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि पैगंबर तो कोई बन नहीं सकता था, इसलिए पैगंबर के स्थान पर एक पद क्रिएट हुआ जिसको कहा गया खलीफा। और खलीफा मुस्लिम जगत में धार्मिक मामलों का हेड हुआ करता था। लेकिन इस्लामी जो साम्राज्य है, वो इस्लामी साम्राज्य पूरे के पूरे इस्लामी साम्राज्य में उसको धार्मिक के साथ साथ जो इंपीरियल जो कॉन्सेप्ट था, जो मुसलमानों का साम्राज्य था पूरी दुनिया में, वहां भी वो अपने उसको सांकेतिक हेड मानते थे, अर्थात कोई भी शासक खलीफा से ऊपर नहीं है। तो खलीफा क्या है, पैगंबर के नीचे क्रिएट की गई पोस्ट थी। पहले एक ही खलीफा होता था, आगे चल करके 4 खलीफा हो गए, मिस्र के खलीफा, बगदाद के खलीफा, टर्की के खलीफा, आगे चल के खलीफा 4 हो जाएंगे, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो ये इसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में एक परिवर्तन आया, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में पहले तो वो लाहौर का राज्यपाल वो था, एक तरीके से लाहौर से कंट्रोल करता था वो इंडिया को। पहले जब तक मोहम्मद गौरी जिंदा रहा तब तक वो लाहौर से कंट्रोल करता रहा। लेकिन जैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी शिफ्ट की दिल्ली, और दिल्ली के सिंहासन पर आकर, दिल्ली के तख्त पर आकर के बैठ गया। क्लियर। और उसके बाद 1206 ईस्वी में वो दिल्ली का सुल्तान बना, गुलाम वंश का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद भारत में फिर कभी हिंदू राज्य नहीं आया, कभी नहीं आया। उसके बाद इन्हीं में से बदलाव होते रहे, तुर्क के बाद अफगान, मुगल, अंग्रेज, यही लोग आते रहे। तो लंबे समय तक 1200 से लेकर के आप देखेंगे 1947 तक भारत विदेशी सत्ताओं के आधिपत्य में ही रहेगा। 1206 से लेकर के और 1947 तक भारत विदेशी जो सत्ताएं हैं उन्हीं के आधिपत्य में रहेगा। हालांकि आगे चल करके जो मुगल हैं या जो ये तुर्की शासक हैं, ये अपने आप को भारत में ही समाहित कर लेंगे। लेकिन इनकी एक खासियत रहेगी कि पहले के समय में जो हूण थे, शक थे, कुषाण थे, यूनानी थे, इन्होंने जब भारत में हमला किया, इवन आर्य जो लोग भारत में आए, तो भारत में ही ये लोग रह गए और यहाँ की संस्कृति इत्यादि को अपना लिया, या एक तरीके से इनका एकाकार हो गया। लेकिन मुगलों ने अपनी संस्कृति और अपना धर्म भारत में नहीं मिलाया। मुगल अपने धर्म और संस्कृति का पालन करते रहे। यानी मुगल क्या, जितने भी मुस्लिम शासक थे वो सभी अपने धर्म और संस्कृति को बना के रखे रहे, और उन्होंने बल्कि अपनी संस्कृति और अपना धर्म मानने के लिए लोगों को बाध्य कर दिया। तो बड़ी संख्या जो है इस्लाम को मानने लगी, लेकिन उन्होंने वहां से आकर के अपनी धर्म संस्कृति को छोड़ करके वो भारतीय में नहीं मिले, बल्कि अपनी चीजों को उन्होंने अपनी पहचान को बना के रखा। क्लियर। क्यों हारे, क्या वजह थी, मोहम्मद गौरी की जीत के क्या कारण थे? सिंपल से कारण है जो मैंने आपसे चर्चा किया है कि भाई जो जिसकी सेना मजबूत होगी वो जीतेगा। सिंपल है। जिसकी स्ट्रेटजी बेहतर होगी वो जीतेगा, जिसके पास शक्ति होगी वो जीतेगा, और जिसके पास डिसिप्लिन होगा वो जीतेगा। ये सारी चीजें मोहम्मद गौरी के पास थी, इसके कारण मोहम्मद गौरी जीता। भारतीय क्यों हारे? अपनी कमजोरियां, एकता नहीं थी, आपस में सद्भाव नहीं था, संसाधनों की कमी थी, सेनाएं मजबूत नहीं थी, रणनीति नहीं थी, सेनापति अच्छे नहीं थे, और जो मैंने कहा कि सबसे बड़ा कारण भारत की धार्मिक और सामाजिक संरचना। जिस धार्मिक और सामाजिक संरचना में समाज के बहुत बड़े वर्ग को उपेक्षा की जाती थी, शिक्षा और मतलब शस्त्र और शास्त्र को धारण न करने की। तो जिसके पास शस्त्र और शास्त्र नहीं होगा वो निश्चित रूप से उसको दिक्कत होगी। क्लियर। सो ये कारण है भारतीयों की हार के। और उसके बाद भारत में और भी शक्तियां उभरेगी समय के साथ साथ। आप देखेंगे राजस्थान में कई राजपूत राजा उभरेंगे, महाराष्ट्र में देवगिरी में रामचंद्र देव यादव उभरेंगे, कई सारे राजा उभर के आएंगे। लेकिन कोई भी राजा इस जो तुर्की जो सत्ताएं हैं या जो दिल्ली सल्तनत है उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। मतलब दिल्ली पर तो कभी नहीं आ पाएगा। लड़ाइयों में हो सकता है थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाए, लेकिन कोई दिल्ली पर अब कब्जा नहीं कर पाएगा। दिल्ली पर उसके बाद फिर तो केवल जवाहरलाल नेहरू आएंगे उससे पहले कोई नहीं आएगा। जवाहरलाल नेहरू आकर के ही लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, तब तक अब कोई नहीं आएगा। अगले जो है लगभग 750 साल अब यही चलने वाला है। बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी देश के इतिहास का। कोई देश इतने सालों तक गुलाम रहा, कितना बड़ा मतलब उस देश का दुर्भाग्य होगा। और एक जो इससे चीज सीख मिलती है कि डींगे नहीं मारनी चाहिए कि हम बहुत बड़े विजेता थे या बहुत बड़े ज्ञानी थे। 750 साल तो इनका गुलाम रहा, और न जाने पहले कितनी शक्तियां भारत को गुलाम बना के चली गई, लूट के चली गई।
खैर वो चर्चा हम समय के साथ साथ करते रहेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान का निवासी था और वो एक दास था जिसको खरीदते खरीदते बाद में मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। क्लियर। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले उसे अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का मतलब होता है एक पद होता था जो घोड़ों की देखभाल करता था, घुड़साल की, अश्वशाला की देखभाल करने वाला या घुड़साल की देखभाल करने वाले अधिकारी को कहा जाता अमीर ए आखुर। मैं आपको दिल्ली सल्तनत के सभी अधिकारियों के बारे में बताऊंगा कि अमीर कौन होता था, दीवान कौन होता था, बख्शी कौन होता था, बहुत सारे अधिकारी हमको मिलेंगे आगे चलकर जब हम इनका प्रशासन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फारसी के और अरबी के नए नए शब्द हमको देखने को मिलेंगे। प्रशासनिक ढांचे में, आर्थिक ढांचे में, बहुत सारी चीजों में हम लोगों को कई सारी चीजें मिलेंगी यहाँ पर। तो उसको बनाया अमीर आखुर। अमीर आखुर मतलब अश्वशाला यानी घुड़साल का प्रधान। तो वो घुड़साल देखता था, कितने घोड़े हैं उनकी देखभाल करवाना उसका वो मेन अधिकारी था। कितने घोड़े रखने हैं, अरबी घोड़े कितने होंगे, ईरानी कितने होंगे, इराकी कितने होंगे, और भारतीय टट्टू कितने, इस तरीके से वो पूरा सेटअप रखता था। उसके बाद गौरी के सेनापति के रूप में उसने काम करना आरंभ किया और उसके बाद उसने कई जगह विद्रोह हुए। मेरठ में विद्रोह हुआ, उसको दबाया। राजपूताना में विद्रोह हुआ, उसको दबाया। हांसी में विद्रोह हुआ जाटों का, उसको उसने दबाया। तो कुल मिलाकर के उसने कई सारे विद्रोह को दबाया। और जब वो कन्नौज को जीतने के लिए जा रहा था, चंदावर की लड़ाई जब हुई थी जयचंद से, तो उससे पहले अलीगढ़ को भी उसने जीता था। मतलब हमारा जिला भी नहीं छोड़ा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारा जिला भी जीत लिया था भाई। अलीगढ़ का पहले नाम था कोयल। अलीगढ़ में एक तहसील है कोयल। तो पुराना जो इस्लामी जो रिकॉर्ड है उसमें उसका नाम कोयल ही मिलता है। तो 1194 में जब वो जा रहा था जयचंद को हराने के लिए, तब उसने कोयल पर भी अटैक किया था। इसका विवरण मिलता है। उस समय के इतिहासकारों ने लिखा है कि 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोयल पे हमला किया था जो आज का अलीगढ़ है और उसको जीत लिया था। उसके अलावा 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहलवाड़ा, एक जगह पड़ती है गुजरात में, अनहलवाड़ा है एक जगह गुजरात में, वहां पे हमला किया और खूब लूटा उसने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और लूट लाट के वो आया और माल, ये इनका लूट बड़ा प्रसिद्ध पेशा था क्योंकि ये इनके पास संसाधन तो थे नहीं, तो ये लूटते थे और सोना लेके भाग जाते थे, फिर उससे सेनाएं बनाते थे, उनको तनख्वाह देते थे। तो इसलिए इनके पास क्या है, सेना मिल जाती थी आराम से। 1197-98 में उन्होंने बदायूं को जीत लिया। बदायूं वाले लोग सुन रहे होंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को जीत लिया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आराम से यहाँ का प्रमुख बन गया भारत का। और 1206 में जब मोहम्मद गौरी, क्योंकि मोहम्मद गौरी चला गया था, भारत से लौट गया था तभी 1194 के बाद, लेकिन उसने अपने आप को शासक घोषित नहीं किया कुतुबुद्दीन ने, क्योंकि उसको पता था कि उसका स्वामी अभी जिंदा है। तो इसलिए उसने क्या किया कि जब वो मर गया, जब मोहम्मद गौरी मर गया, तो उसने 1206 में फिर अपने आप को सुल्तान, और सुल्तान भी उसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन वो सुल्तान बन गया, हालांकि उसने इसकी घोषणा नहीं की। और 1206 से लेकर के 1210 तक उसने राज्य किया। क्योंकि वो नई नई सत्ता स्थापित हुई थी, तो उसके खिलाफ जगह जगह विद्रोह होते थे। प्रशासन का सेटअप बनाना, कोई व्यक्ति नया आया है भारत पे और अपना राज्य काम करना चाहता है, बहुत लोग उसके साथ नहीं है। तो ऐसे में फिर उसका जो 4 साल का समय था, 1206 से लेकर के 1210, केवल 4 साल तक वो अपनी सत्ता में रहा। और चारों साल उसके संघर्ष में ही चले गए, कभी इस विद्रोह को दबाना, कभी उस विद्रोह को दबाना। और कुल मिलाकर के 1210 ईस्वी में चोगान नाम का एक खेल होता है। आप जानते हैं पोलो? पोलो एक खेल होता है, घोड़े पर बैठ करके एक रॉड होती है, उससे आप बॉल को मारते हैं। जैसे हम लोग पैदल खेलते हैं गोल्फ, जो पोलो जो खेली जाती है वो घोड़े पर एक रॉड होती है, उससे बॉल को मारते हैं। तो वही चौगान जो गेम था, जिसको चौगान बोलते हैं या पोलो बोलते हैं, कॉमन नेम पोलो है। उस पोलो के खेल में वो खेल रहा था, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया, उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ कि मोहम्मद गौरी का एक और दास था, उसका नाम था इल्तुतमिश, और वो इल्तुतमिश फिर भारत का सुल्तान बनेगा। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन को मौका ही नहीं मिला चीजों को सेटअप करने का। इल्तुतमिश लगभग 1210 से लेकर 1236, हाँ लगभग 26 साल राज करेगा। और वो 26 साल में एकदम खूंटा गाड़ के यहाँ पे बैठ जाएगा और सारी व्यवस्थाएं, प्रशासन से लेकर के राजस्व, सेना, ट्रेनिंग सब सेटअप कर देगा। कौन? इल्तुतमिश।
तो इल्तुतमिश के बारे में चर्चा हम लोग कल करेंगे। मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक की एक दो उपलब्धियां देख ले। दिल्ली में उसने एक मस्जिद बनवाई थी, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, उसके अवशेष आज भी हैं, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। और अजमेर में उसने एक बिल्डिंग बनाई थी जिसका नाम है 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये उसके भी अवशेष आज हैं, उसके भी अवशेष आज अजमेर में हैं। तो ये दो उसके स्थापत्य थे, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, जैसा हमने कहा, उसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए। तो क्या होगा भारत के इतिहास का? तो एक और फिर जो उस समय क्या था, कोई इस्टेब्लिश रूल नहीं था कि कौन राजा बनेगा। तो जो दमदार होता था, जिसके पक्ष में ज्यादा सरदार होते थे, वही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देता था। और उन्हीं में से एक बहादुर आदमी निकल के आया, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश मैन सरदारों को अपनी तरफ कर लेगा और वो बन जाएगा भारत का सुल्तान। और जब इल्तुतमिश भारत का सुल्तान बनेगा तो उसके कारण दिल्ली सल्तनत में इस्लामी राज्य की प्रॉपर स्थापना हो जाएगी। सारी के सारा सेटअप वो बना देगा और भारत का इतिहास एक नए तरीके से चलने लगेगा। तो ये आज के हमारे दो टॉपिक थे, मोहम्मद गौरी अर्थात मोहम्मद बिन साम, और दूसरा उसका गुलाम दास, जिसको हम दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कह सकते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक। उनकी लड़ाइयाँ क्या थी, ये सारी चीजें, उनकी उपलब्धियां क्या थी और किस तरीके से उन्होंने अपना राज्य कायम किया, उसके बारे में हमने चर्चा की। जिन जिन राजाओं को ये लोग हराते जाएंगे उसकी चर्चा हम लोग करते जाएंगे और इसी कारण आप लोगों को ये सारी चीजें पता चलती रहेंगी। आज मौसम काफी खराब रहा है भंवर सिंह नरवरिया साहब, दिल्ली में भी काफी बारिश हुई है और भी कई जगह से न्यूज आ रही है, काफी खराब रहा है मौसम आज। सो चलिए, आज का हमारा टॉपिक लगभग जो हमें चर्चा करनी थी 2 विषय के बारे में वो हमने कर ली। कल से हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और वो होगा इल्तुतमिश। उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, कहाँ का रहने वाला था, कैसे वो सुल्तान बना और उसके बाद उसने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कैसे उसने जीत हासिल की, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश ने जो अपना प्रशासनिक ढांचा है वो, ये सारी चीजें हम कहेंगे। एक न्यूज ये भी मिलती है कि मीनार है, बेसिकली कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि उसका जो फाउंडेशन स्टोन है, यानी जिसकी आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है। कुतुब मीनार एक सूफी संत था, उसका नाम था बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। वो उसको इल्तुतमिश बहुत मानते थे, एक सूफी संत था वो। इल्तुतमिश उसके प्रति बहुत समर्पण का भाव रखते थे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और कुतुब मीनार तो आप जानते हैं आज भी है दिल्ली में, जो भी लोग देखेंगे आपको पता चल जाएगा, दिल्ली में एक बड़ी विशाल इमारत के रूप में आज भी है। तो आप देखना कितनी साल पुरानी है, लगभग 800 साल पुरानी इमारत जो है आज भी कुतुब मीनार आपके सामने खड़ी, बाद में काम हुए हैं, लेकिन उसको मेन बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। क्लियर? सो चलिए, आज के लिए हमारे टॉपिक यही है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर रहा था, उस समय इल्तुतमिश बदायूं का इक्तादार था, यानी बदायूं का गवर्नर था। वो हम चर्चा करेंगे बना था और कुतुबुद्दीन की मौत के बाद कैसे आके उसने कब्जा कर लिया था, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। सो चलिए, आज की चर्चा में यही 2 टॉपिक थे हमारे। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर आपका रहता है तो आप पूछ लीजिए, और अगर नहीं रहता है, अभी नहीं याद आ रहा तो डाल दीजिएगा इसी सेशन में, तो हम लोग कभी भी उसका आंसर दे देंगे। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में बांट करके अगर हम चीज पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आती है, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों को बिल्कुल बता रहा हूं, जितना मैं बता रहा हूं उतना कंपटीशन के लिए पर्याप्त है। कर रहे हैं, अगर उतना हम लोग कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम्स में, खास करके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स हैं या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं या फिर आपके यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, आप उनको कर लेंगे, मतलब उसके आंसर आपसे हो जाएंगे जितना मैंने आपको बताया फैक्ट, और इतना ही आसान हमको आना चाहिए। क्लियर? कोई बात नहीं, मौसम खराब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। सो प्रशांत सिंह, चिन्मय, तन्मय, बेंगलोर, गुड इवनिंग चिन्मय एंड तन्मय। You are late in this session. We have started at 7 p.m. and now it is already 7:50.
So you missed that session. I hope you will listen it later. Clear? चलिए, तो आज का सेशन हम लोग विराम देते हैं, और कोई भी सवाल या कोई भी जिज्ञासा इतिहास के बारे में उठती है तो आप उसको देखते रहिएगा, उसको क्वेश्चंस क्वेरी के रूप में आप लोग पढ़ते रहिएगा, ताकि हम लोग उसके ज्यादा से ज्यादा दे पाए। और कल सुबह मॉर्निंग में हम लोग संविधान पर अपनी चर्चा करेंगे, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, उसके बारे में। आज के सेशन सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए सभी लोगों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। और लक्ष्य जो पन्ना की जो जिला इकाई आज विधिवत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गठित की गई है, शिव मोहन सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हम लक्ष्य परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और बुंदेलखंड के क्षेत्र में जहां शिक्षा का अधिक अभाव रहा है, उसमें हमारे पास राठ हमीरपुर में बहुत मजबूत टीम है, बांदा में बहुत अच्छी टीम है, चित्रकूट में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, टीकमगढ़ में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं, पन्ना के स्वयंसेवकों ने अपनी टीम गठित की है। और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे जो बौद्धिक क्रांति है, जो रेनेसां है, एक तरीका ये पुनर्जागरण का दौर है समाज में, ये हमारी बौद्धिक क्रांति, ये हमारा प्रबोधन, ये हमारा पुनर्जागरण हर घर तक पहुंचेगा, और सभी लोग शिक्षा के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर के समाज को, आपके अपने घर और परिवार को, और अंततः इस राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। हिस्ट्री के लिए बुक चाहिए, विवेक सिंह नरवरिया को बुक चाहिए। विवेक, इतिहास के लिए अगर आप लोगों को बुक्स पढ़नी है तो मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं, आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास की एनसीईआरटी, 9th 10th 11th 12th किसी भी सब्जेक्ट की। हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। और उसके अलावा क्या करना है आपको, अगर किसी व्यक्ति को एनसीईआरटी की किताबें अवेलेबल नहीं हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप सभी लोग अपने जो एमपी बोर्ड की किताबें है, उस यूपी बोर्ड या एमपी बोर्ड की किताबें भी इतिहास की पढ़ सकते हैं, उससे भी आपको जानकारी मिल जाएगी। मैंने कहा ना, हम लोग आईएएस के एग्जाम में सारी चीजें केवल 9 10 11 12 किताबें पढ़ के लिखते थे। जितनी आपकी नॉलेज बेसिक क्लियर होगी, उतनी आपकी आगे की नॉलेज एडवांस होगी। ओम प्रकाश सिंगरौल जी को लक्ष्य पन्ना की टीम में शामिल करना है, तो लक्ष्य पन्ना की इकाई थोड़ा ध्यान रखे, और ओम प्रकाश सिंगरौल जी को भी स्वयंसेवक के रूप में एक दायित्व आप लोग वहां पे उनको प्रदान करें। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, सुबह मिलते हैं संविधान पर अपनी चर्चा के साथ में। और जो 3 चीजें मैंने शुरू में की हैं कि शराब को खोलने कितना लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए खतरनाक हो सकता है, उस पर विचार करें। इसका मतलब है कि हम समाज के बारे में जो सोच रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है। और दूसरा, बबीता फोगट का जो ट्वीट है, उससे भी आपको थोड़ा सा संदेश मिलेगा। आज की चर्चा को हम लोग यही विराम देते हैं। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।